गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम 12th क्लास के NCERT सीरीज के चैप्टर 2 को करेंगे, जिसका टाइटल है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सोवियत यूनियन के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था में और भी बहुत सारे विकल्प उभर करके आए अमेरिका के अलावा। इन चीज़ों के बारे में इस अध्याय में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब विश्व से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचेगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी के आरंभिक समय में अनेक नए राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन और आर्थिक शक्तियां उभर कर के सामने आई। इसका मुख्य उदाहरण यूरोपीय यूनियन, चीन, आसियान, भारत, जापान, ब्रिक्स, SCO आदि है। ये सभी संगठन और देश ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित किया। इन्हीं उभरती शक्तियों को हम सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में जानते हैं, जो विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को पुनः स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया और साथ ही साथ वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का वैश्विक स्तर पे क्या महत्व है, और यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सर्वप्रथम जो यूरोपीय संघ का जो आरंभ होता है वो 1948 में अमेरिका के मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय पर खास करके जो पश्चिम यूरोप के देश थे उनको अमेरिका के द्वारा जो है मदद पहुंचाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे हम यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से हम जानते हैं। इसके माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय में अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देश को अपने गुट में रखने के लिए और साथ ही साथ उनके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अमेरिका के द्वारा वहाँ पे मार्शल योजना के तहत जो है पश्चिमी यूरोप के देश को मदद किया गया। जिससे कि आप देख सकते हैं आगे चल कर के यही जो देश थे इन सब ने मिल कर के यूरोपीय यूनियन का स्थापना किया, जो कि वर्तमान समय में विश्व में एक महत्वपूर्ण सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर के सामने आया है। तो अभी हम इस यूरोपीय संघ के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप तबाह हो चुका था। देशों ने महसूस किया कि यदि यूरोप में अस्थायी शांति और समृद्धि लानी है तो उन्हें आर्थिक और राजनीतिक एकता की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुए शीत युद्ध के काल में इन देशों को मेल मिलाप बढ़ा इन देशों के अंदर, और अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मार्शल योजना के तहत की गई। अमेरिका द्वारा इस योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद पहुंचाया गया था। यूरोपीय संघ के विकास का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इन चीज़ों के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय संघ वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विश्व पटल पे छाया हुआ है। इसका एक अपना इतिहास रहा है जो समय के साथ पूर्ण विकसित रूप में आया है अभी का जो यूरोपीय संघ है। तो इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। 1951 में 6 देशों ने मिलकर के यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया, जिससे कि कोयला और इस्पात का साझा उत्पादन किया जा सके। 1959 में रोम की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का स्थापना किया गया। ये रोम की संधि का डेट याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट संधि है। जो मास्ट्रिस्ट संधि है
ये सबसे महत्वपूर्ण संधि है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी संधि के आधार पे यूरोपीय यूनियन का जो है गठन हुआ था। 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का नाम बदल करके यूरोपीय समुदाय EC कर दिया गया और 2002 में 12 सदस्य देशों द्वारा यूरो को अपनाया गया। यूरो जो यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है, इसे यूरो के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी एक अपना अलग ही है कि कुछ एक आध देश थे इसमें जो कि यूरो को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। ये अलग हम जब पार्ट लेकर के आएंगे तो इस चीज़ के बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि इन देशों के मध्य क्या कुछ आपसी विवाद भी कुछ है, जिन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं 2009 की लिस्बन संधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम EU के देशों ने यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की। 2005 में फ्रांस और फिनलैंड ने जनमत के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया और 2007 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संविधान के इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हस्ताक्षर हुआ जो 2009 में लागू हुआ और इसे ही लिस्बन संधि के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे BVI कर सकते हैं, कभी भी एग्जाम में लिस्बन संधि के नाम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्रोएशिया 2013 में EU का 28वां सदस्य देश बना था, परंतु वर्तमान समय में इसमें कुल 27 देश हैं, क्योंकि 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ जिसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं और ब्रिटेन EU से अलग हो गया इसके आधार पे, क्योंकि वहाँ पे 51.9% लोगों ने ब्रिटेन को EU से अलग निकालने के पक्ष में मतदान किया था। यूरोपीय संघ की संरचना के बारे में अब हम जानेंगे कि यूरोपीय संघ की संरचना किस प्रकार की है। यूरोपीय संघ एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है जो अपने सदस्य देशों की साझा नीतियों और संस्थाओं के माध्यम से आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। तो यूरोपीय संघ की जब हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय न्यायालय है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक है। इन सभी बॉडीज़ का अपना अलग अलग कार्य है जिसके आधार पे ये पूरा संपूर्ण यूनियन जो है फंक्शनिंग करता है इनका। तो अब एक एक करके हम इन बॉडीज़ के बारे में हम जानते हैं और इनका क्या कार्य है इनको हम समझते हैं। इनमें सभी सदस्य देशों के PM या राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है। यूरोपीय परिषद में यह यूरोपीय यूनियन के प्रमुख नीति तय करता है, इसलिए इसे EU का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय माना जाता है। आप एक तरीके से जैसे देख सकते हैं कि किसी भी देश का जो संसद होता है वो उस देश में नियम कानून बनाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जो यूरोपीय परिषद है वो यूरोपीय यूनियन के देशों के मध्य प्रमुख नीति तय निर्धारित करने का कार्य करता है। जो नेक्स्ट है वो यूरोपीय आयोग है। इसे EU की कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य देशों से एक एक आयुक्त शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य है कानून प्रस्तावित करना, यूरोपीय यूनियन की नीतियां लागू करना, बजट और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना। जैसे कि हमारे भी देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है और सबका अपना अलग अलग कार्य है। ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय यूनियन में भी अलग अलग बॉडीज़ है और सबका अपना अलग अलग कार्य है। यूरोपीय परिषद नीति निर्धारण का काम करती है, तो यूरोपीय आयोग जो है कानून प्रस्तावित करने और साथ ही साथ नीति को लागू करने का मुख्य कार्य करती है। और इनके जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनमें से प्रत्येक में से सदस्य जो है इस आयुक्त में शामिल होते हैं, जिनके द्वारा मुख्यतः ये सभी कार्य किए जाते हैं। अब आते हैं हम यूरोपीय संसद के ऊपर में। इसके प्रतिनिधि को EU का यानी यूरोपीय यूनियन का नागरिक सीधे चुनाव के माध्यम से चुनता है। जैसे कि अपने देश में जो निम्न सदन है लोकसभा, उसमें भी लोग लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव के माध्यम से ही उनके सदस्य को चुनते हैं। तो संसद के पास कानून पारित करने और बजट को मंजूरी देने की शक्ति है, जैसे कि अपने देश में भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पे एक ऐसी बॉडी हो जहाँ पे जनप्रतिनिधि चुन करके जाए और वो देश के हित में काम करे और नीति निर्माण करे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो यूरोपीय न्यायालय है। जैसे अपने देश में भी न्यायालय है जिनका मुख्य जो कार्य है वो न्याय संबंधी कार्य करते हैं। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के कानूनी विवादों को समाधान करने का कार्य करते हैं। जैसे अपने भी देश में ठीक इसी भी प्रकार से किसी भी देश का जो न्यायालय है उनका जो मुख्य कार्य है वो कानूनी विवाद को सुलझाना है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय यूनियन में भी एक सेंट्रल बैंक है जो वहाँ पे वित्त प्रबंधन का मुख्य कार्य इनका है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो कि किसी देश के सेंट्रल बैंक का कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से यूरोपीय यूनियन के सेंट्रल बैंक भी कार्यरत है और ये सारे कार्य उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं यूरोपीय संघ की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या मुख्य विशेषता है। तो इनकी जो मुख्य विशेषता है जिसमें सर्वप्रथम है कि साझा बाजार है इनके पास में, सभी देशों का साझा बाजार है। सदस्य देशों के मध्य वस्तु, सेवाओं और पूंजी का जो है श्रमिकों की भी मुक्त आवाजाही होती है। इन देशों के मध्य जो है व्यापार फ्री होता है और एक दूसरे देश के ऊपर में ये टैक्स नहीं लगाते हैं। सेवा और वस्तुओं का फ्री आवागमन होता है, श्रमिकों का भी फ्री आवागमन होता है। इनका अपना साझा मुद्रा है, जैसे कि हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। 27 में से 20 देश में ये ने यूरो को अपना रखा है। इसमें रक्षा और विदेश नीति का भी ये पालन करते हैं। यूरोपीय यूनियन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सामूहिक आवाज़ बनना चाहता है। शांति अभियानों और मानवीय सहायता और विश्व कूटनीति में यूरोपीय यूनियन सक्रिय भूमिका निभाता है, क्योंकि इन सब का अपना एक साझा दृष्टिकोण है विदेश नीति को लेकर के, तो इसलिए इनका विदेश नीति भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो लोकतंत्र और मानव अधिकार पर बल, जो सभी देश जो मिल कर के लोकतंत्र और मानव अधिकार पे विशेष बल देते हैं, जिसमें कि ये संविधान के अनुसार वहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, किसी भी देश में विधि का शासन होना चाहिए और मानव अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्षेत्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से किसी एक क्षेत्र के 27 देश अगर एकत्रित होकर इस प्रकार के संगठन का निर्माण करते हैं जो कि आर्थिक राजनीतिक सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से आपस में रह रहे हैं, और साथ ही साथ जो वर्तमान समय में जो इनका जीडीपी है वो अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पे माना जाता है। ये इतना शक्तिशाली हो चुका है। तो इस प्रकार से ये एक क्षेत्रीय एकता का बहुत ही जीता जागता मिसाल है। दोस्तों आज पार्ट 1 में हम यहीं तक रखेंगे और मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। लेसन 2 है 12th क्लास के एनसीईआरटी का। जिस पार्ट 2 में हम यूरोपीय संघ की आर्थिक राजनीतिक तथा सैन्य ताकत के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं एग्ज़ाम में और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय संघ के देशों के मध्य जो मूल नीतिगत जो विवाद है उनके मध्य में, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि 27 में से सिर्फ 20 देशों में जो है यूरो को अपनाया गया है और भी इनके मध्य कुछ विवाद है, उन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे समझेंगे। आप सब वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप और भी लोगों तक पहुँचाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।